हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। हम 9th क्लास मैथ ओलंपियाड्स का सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2024। सो दोज हु हैव गिवन दिस एग्जाम कैन चेक देयर आंसर्स, और जिनका एग्जाम अभी होना है दे कैन प्रैक्टिस विद दीज क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 24 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले इन 24 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 इज the lengths of sides of triangle are in ratio 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the height corresponding to the longest side. So हमें क्या find out करनी है? Height of triangle corresponding to the longest side. So तीनों जो हमारी sides हैं वो 3:4:5 में है। तो अगर हम रेशियो को x ले ले कॉमन फैक्टर को, तो साइड्स आ जाएंगी 3x, 4x एंड 5x, एंड दिस 5x इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ द x। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी हैव गिवन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 144, तो हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 144। दिस इज गिवन टू अस। 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12. So 12x is equal to 144. So x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 12. So this is the value of x. अब साइड्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 into 12 is 36. ये साइड आ जाएगी 4 into 12, 48. And this side is 60 सेंटीमीटर. So अब हमारे पास साइड्स की जो हमारे पास मेजर है वो हमें मिल चुकी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट corresponding to the longest side. Now this is the longest side 60 सेंटीमीटर, और इसके corresponding height ये हमें फाइंड आउट करनी है। So we know that area of a triangle, किसी भी ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेस हम इस साइड को ले लेंगे क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइट फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द एच विच वी नीड टू फाइंड आउट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने का एक और मेथड है। क्योंकि हमें तीनों साइड्स की मेजर पता है, तो हम यहाँ पे हीरोन्स मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या होता है हीरोन्स मेथड? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए बी सी क्या होती है? मेजर ऑफ द ऑल थ्री साइड। ए होती है लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। अब एस की क्या वैल्यू होगी? 144 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 72। ये हो जाएगी हमारी एस की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा? 72 इंटू यहाँ पे s माइनस ए मीन 72। फर्स्ट साइड क्या है? 36। 72 माइनस 36 इज 36 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन। s माइनस बी मीन 72 माइनस 48। सेकेंड साइड क्या है? 24 एंड थर्ड साइड 60। सो 72 माइनस 60 इज 12। सो ये तो हम सबको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया बाय द हीरोन्स मेथड। तो यहाँ पे हमने वही अप्लाई किया है। हमें अब यहाँ पे एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 72 को 2 इंटू 36। यहाँ पे तो 36 है ही, 24 को भी लिखेंगे 2 इंटू 12 एंड इंटू 12। अब हमारे पास देयर आर 2 36, तो एक 36 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। दो हमारे पास 2s हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक 2 बाहर आ जाएगा, और दो 12s हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक 12 बाहर आ जाएगा। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, कीजिए मल्टीप्लाई इन तीनों को। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 864। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 864। अब ये 864 क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गया है 864। अब ये किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस। बेस किसको लेंगे? लॉन्गेस्ट साइड 60 एंड इंटू एच। एच क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच वी नीड टू फाइंड आउट।
इसी h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो अब h किसके इक्वल आ जाएगा? 864 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60. यस, अब इसको सॉल्व करेंगे. 30s 2s आर 60. अब इसको हम 6 के टेबल पे कैंसिल करेंगे. 6 5s आर 30, 6 1s आर 6, 2 रिमेनिंग 26, 6 4s आर 24, 2 रिमेनिंग 24, 6 4s आर 24. तो h की वैल्यू आ गई 144 डिवाइडेड बाय 5. इसको सॉल्व करेंगे. 5 2s आर 10, 4 रिमेनिंग 44, 5 8s आर 40, देन अगेन 4 रिमेनिंग और यहाँ पे डॉट, देन एक जीरो लग के 45 8s आर 40. सो हाइट कितनी आ गई? 28.8 सेंटीमीटर. नाउ वी चेक फॉर द ऑप्शंस. यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So for question number 26 and 7, we have given a triple bar graph which shows the production of different types of shirts by a company in given 5 years. So we have to study the graph and answer the questions. ग्राफ में क्या गिवन है? ट्रिपल बार ग्राफ है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ बार्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स इन डिफरेंट ईयर्स. तो x जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? दिस लाइन्ड बार. लाइन्ड बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ x टाइप शर्ट्स. देन दिस शेडेड जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ y टाइप शर्ट्स. देन दिस डॉटेड बार रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ z टाइप शर्ट्स एंड इन गिवन ईयर्स. यहाँ पर हमारे पास 5 ईयर्स का प्रोडक्शन डेटा है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स हैं एंड दिस y-axis represents the number of the shirts. So the question number 26 is, what is the average of total number of shirts of types X and Z produced in year 2015, 17 and 19 all together? Means 2015, 17 and 19 तीनों years में जो हमारी shirts produce हुई थी X and Z, उन तीनों का average क्या है? So first of all, in year 2015, so 2015 में only we have to check the X type and Z type shirt. तो इस ग्राफ पे we have marked ये X और Z का क्या नंबर है in years 2015, 17 and 19. तो सबसे पहले 2015 में कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हुई थी? We have to find out all together, means X और Z को कंबाइन में फाइंड आउट करना है. तो 2015 में एक्स टाइप और जेड टाइप कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हुई? एक्स टाइप 10,000 एंड जेड टाइप 12,000, मींस टोटल 22,000 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई एक्स एंड जेड. 2017 में एक्स टाइप शर्ट्स प्रोड्यूस हुई 11,000 और जेड टाइप 10,000, मींस टोटल 21,000. और एंड इन ईयर 2029 एक्स टाइप जो शर्ट्स प्रोड्यूस हुई 16,000 एंड जेड टाइप 13,000, सो टोटल इज 29,000. सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इनका एवरेज. सो वी विल एड अप दीज शर्ट्स जो कि डिफरेंट ईयर्स में प्रोड्यूस हुई. तो वो किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल टू 72,000, मीन्स टोटल तीनों सालों में कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हुई? 72,000. अब इनका एवरेज क्या फाइंड आउट होता है कि हर साल कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हुई. सो उसके लिए डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 अलग ईयर्स का डेटा है. तो हर साल कितनी एवरेज शर्ट्स प्रोड्यूस हुई? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 2s are 6, 1 3 4s are 12, so 24,000. So every year on average 24,000 shirts are produced, X type and Z type. So we will check for the option. So no option is showing 24,000. So the correct जो हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का, that is option number D, none of these. The question number 27 is, what is the percentage of Y type shirts produced in year 2016 and 18 together to the total number of Y type shirts produced in 5 years? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज of the shirts produced in 2016 and 18 to the total number of shirts produced in all 5 years. और कौन सी shirts? Only Y type shirts. So Y type shirts are represented by the shaded bar graphs. So
2016 एंड 18 में कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस हुई? वाई टाइप ओनली, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड बार्स. 16,000 प्लस 15,000 means total 31,000. These are produced in these 2 years. Then हमें फाइंड आउट करनी है टोटल नंबर ऑफ वाई टाइप शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल 5 years. तो कितना आएगा? 15,000, ये जो 2015 में है प्लस 2016 में है 16,000 प्लस 2017 में है 17,000 प्लस 2018 में है 15,000, देन 2019 में है 6,000 वाई टाइप शर्ट्स. तो इनको ऐड करेंगे, किसके इक्वल आएगा? 15 प्लस 15 30 एंड 16 प्लस 17 इज 33. 30 प्लस 33 63 प्लस 6 69,000. इनको ऐड करेंगे. फाइंड आउट क्या करनी है? परसेंटेज. दिस डिवाइडेड बाय दिस मीन्स 31,000 डिवाइडेड बाय 69,000 इंटू 100. तो हमें ये फाइंड आउट करनी है. सो जब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे 3100 डिवाइड बाय 69, सो ये किसके इक्वल आएगा? सॉल्व कीजिए. यस, find out the value of 3100 divided by 69. So when we solve this term, it comes out to be equal to 44.9 something. So 44.9 can be written as 55 approximately. Question में भी लिखा हुआ है that find out the value approximately. So this is equal to approximately 45%. So option number C is the correct option. The question number 28 is, in the given figure, AB is parallel to CD. AB जो line है that is parallel to CD and EF is parallel to DQ. जो EF है that is parallel to DQ. Find the value of angle PDQ. PDQ ये हमें find out करना है. हमें ये एंगल गिवन है PDC 34 डिग्री और हमें एक ये एंगल गिवन है BEF 78 डिग्री. हमें फाइंड आउट क्या करना है? PDQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, AB and CD are two parallel lines and this PE is a transversal. अब see, these two angles are the corresponding angles. This angle PDC and angle DEA, ये दोनों corresponding angle हो जाते हैं. So अगर ये 34 है तो ये भी इक्वल टू 34 डिग्री ही होगा. Because these two are, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है and this is the transversal, तो obviously these two angles are the corresponding angles and equal. So ये भी 34 हो जाएगा. Now AB is a straight line. तो इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री. अगर हम इसको x सपोज कर ले एंगल को, so this is 34, this is 78, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 34 plus 78 plus x is equal to 180 degree. Now 34 plus 78 is 112 plus x is equal to 180. So x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 minus 112 means 68 degree. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 68 degree. See now it is given that EF is parallel to DQ. ये भी given है. Again PE is the transversal. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल PDQ इज ऑब्वियसली इक्वल टू DEF जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब अगर इसकी वैल्यू 68 है तो ऑब्वियसली इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 68, बिकॉज दीज टू आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो क्या है वैल्यू PDQ की? 68 डिग्री. मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, which of following will lie on the right side of 0 on the number line? So we have given 4 options और हमें find out करना है कि which of these will lie on the right side of 0 on the number line. Number line क्या होती है? जिसमें सेंटर में होता है 0 और 0 के राइट साइड पे होती हैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज और 0 के लेफ्ट साइड पे होती हैं सारी नेगेटिव वैल्यू. तो अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है दैट विल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द 0. तो हमें ये गिवन जो एक्सप्रेशन इनको सॉल्व करना होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव है.
क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं दैट विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0. सो फर्स्ट वन इज 2/3 माइनस 3/4. इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, एलसीएम आएगा 12. सो यहाँ पे क्या आएगा, 4 2s are 8 माइनस, सो 3 3s are 9. सो दिस इज इक्वल टू -1/12. सो ये माइनस में है वैल्यू, ये तो लेफ्ट साइड पे लाई करेगी. सेकेंड, -3/8 माइनस 5/12. इसमें तो दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हैं, सो वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस, क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगी. थर्ड वन इज -5/6 प्लस 2/3. इसका एलसीएम होगा 6, यहाँ पे आएगा -5 प्लस 3 2s are 6, देन 2 2s are 4. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/6. ये भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू. सो लास्ट वन इज -5/18 प्लस 7/10. इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 90, बिकॉज 18 एंड 10 का एलसीएम होगा 90. नाउ 18 5s are 90, 5 5s are 25 प्लस 10 9s are 90 एंड 9 7s are 63. अब यहाँ पे क्या आ गया, 63 वैल्यू बड़ी है एंड 25 छोटी है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी. यहाँ पे आएगा 13 - 5 8 एंड यहाँ पे 5 5 - 2 इज 3. सो ये आएगा 38/90 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू. तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट विल डेफिनेटली लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द 0. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. The next question is, it is known that if a plus b is equal to 10, then a plus b minus c is equal to 10 minus c. States the Euclid's axiom that illustrates this statement. So we have given the axioms और हमें find out करना है that which axiom best describes this statement, that a plus b is equal to 10, then a plus b minus c is equal to 10 minus c. See, c has been subtracted on the both sides. So the first one is, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Yes, definitely. This one is the correct axiom which describes this statement, that if a plus b is equal to 10 and c has been subtracted from both sides, then remainder will still remain the same. So option number A is the correct option. The next question is, the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 525 rupees. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is dash. So what we have given the value of compound interest on a certain sum, means principal is not given and rate and time is also given. रेट और टाइम भी गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी गिवन है, बट प्रिंसिपल नहीं पता. एंड देन उसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या होता है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1. So this is the formula for compound interest. तो इस फॉर्मूला में हम पहले वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ P. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है, 525. प्रिंसिपल वी नीड टू फाइंड आउट एंड रेट इज 10% एंड टाइम इज 2 years माइनस 1. सो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. 525 इक्वल टू P इंटू, सो 1 + 10/100 कैन बी रिटन एज, अगर हम एलसीएम ले ले तो इसको 110/10 लिख सकते हैं. 1 + 10/100 को, अब ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचा, 11/10 होल स्क्वायर. सो 11/10 होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 11 स्क्वायर इज 121 एंड 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 1. सो ये हो गया 121/100 माइनस 1. अगेन अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम 100 माइनस 100, तो ये बन जाएगी टर्म. सो 121 माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे P इंटू 21/100. सो ये वैल्यू आ गई. सो अब इसमें से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 525 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 21. सो ये टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे. 525 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21. दिस इज द वैल्यू ऑफ P. अब इसको कैंसल आउट करेंगे. 21 2s are 42, 10 remaining 105 and 21 5s are 105. So P की क्या वैल्यू आ गई? 2500. So this is the value of P. ये P की वैल्यू आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें गिवन था उसको सॉल्व करने के बाद. नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, मीन सेम प्रिंसिपल के ऊपर फॉर डबल द टाइम. अभी टाइम है 2 years और अब हमें टाइम लेना है 4 years. देन एट हाफ द रेट, मीन्स रेट को क्या करना है हाफ. 10% से क्या करेंगे 5%. तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन द सेम सम, मीन्स 2500 मल्टीप्लाई बाय सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P. देन R क्या होता है रेट. रेट को क्या करना है हाफ, मीन्स 10 गिवन है तो उसको करना है 5. एंड टाइम को क्या करना है डबल. टाइम कितना गिवन है 2 years, मतलब यहाँ वैल्यू लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस 100 कैंसल्स आउट विद दिस 100. नाउ 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 5 मीन्स 500. तो सिंपल इंटरेस्ट की क्या वैल्यू आएगी 500. सो लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन. Option number C is the correct option. The next question is, we have to solve this expression a upon b raised to power x plus y plus z divided by under root a by b raised to power minus x into under root a by b raised to power minus y into under root a by b raised to power minus z. So this is the question from surds and indices. See, if you want to practice for the upcoming exam, you can do one thing. आप वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. एंड देन आफ्टर सॉल्विंग योरसेल्फ, तो उसके बाद वीडियो प्ले करके यू कैन चेक योर सोल्यूशन. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म है a अपॉन बी रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड. उसके बाद है साइन ऑफ डिवीजन. सी अंडर रूट ऑफ a बाय b मीन्स a बाय b रेज टू पावर 1/2. अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2. सो हम इस अंडर रूट को हटा के इसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं. सो इनसाइड दिस बिग ब्रैकेट क्या आ जाएगा a बाय b रेज टू पावर अंडर रूट की जगह 1/2 मीन्स -x/2. ये इसकी अब पावर बन जाएगी क्योंकि हमने अंडर रूट हटा के जस्ट इसकी पावर को क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2. सो दिस बिकम्स -x/2. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा a बाय बी रेज टू पावर -y/2 एंड इंटू a बाय बी रेज टू पावर -z/2. तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई. अगेन इसको सेम रीराइट दिस टर्म x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय. अब यहाँ पे क्या है, बेसिस आर द सेम एंड देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज. तो when bases are same and there is multiplication sign then powers are added. तो इन सबकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी बेसिस a बाय b और ये सब पावर्स ऐड होके क्या बन जाएगा -x/2 -y/2 -z/2. तो इस तरह से ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -x -y -z डिवाइडेड बाय 2. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये सारी पावर्स हो गई आपस में ऐड. नाउ देयर इज साइन ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज टू टर्म्स और यहाँ पर बेसिस सेम है. अगेन बेसिस आर सेम एंड साइन ऑफ डिवीजन. एंड व्हेन देयर इज साइन ऑफ डिवीजन तो पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट. तो जब मल्टीप्लीकेशन साइन होता है पावर्स आर एडेड एंड व्हेन देयर इज साइन ऑफ डिवीजन पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड. सो अब इसमें से ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम एंड देन इसकी पावर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस -x -y -z डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे ये सारे माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस. सो a बाय b रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड
डिवाइडेड बाय 2। सो ये सारे माइनसेस बन जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगी टर्म। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे है एक टर्म x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बाय 2, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इसका हमें इन दोनों टर्म्स का लेंगे एलसीएम। सो यहाँ पे 2, सो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z एंड पीछे ये सारी टर्म प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाय बी, सो ये सारे के साथ क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z डिवाइडेड बाय 2। इनमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन, देन x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगी वैल्यू। सो इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी इज द correct option. The next question is, if the graph of equation 3x plus 5y is equal to 15 cuts the coordinate axis at P and Q, then hypotenuse of right angle triangle POQ is of length dash. So this is the question of coordinate geometry, जिसमें एक equation given है 3x plus 5y is equal to 15, जो कि coordinate axis को point P and Q के ऊपर कट कर रही है। अब ऑब्वियसली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट पी एंड वाई एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट क्यू एंड ओ इज द ओरिजिन। और हमें इस ट्राइंगल पी ओ क्यू का हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, पी क्यू, तो हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि whenever there is a point lying on x axis, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के या x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अब ये पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 होगी। यस, सो कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उस पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 होगी। तो हम पॉइंट P के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द गिवन इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट P के लिए x की वैल्यू क्या है, दैट द पॉइंट वेयर दिस इक्वेशन इज मीटिंग द x एक्सिस। तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन बिकम्स 3x इज इक्वल टू 15, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 5। सो P के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 5 एंड 0, मीन्स OP की वैल्यू होगी 5, तो हमें OP की वैल्यू अब मिल चुकी है 5। नाउ सिमिलरली दिस इक्वेशन इज मीटिंग द y एक्सिस एट पॉइंट Q। अब Q के लिए Q पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। अब हमें सेम इक्वेशन में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसमें हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 15, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 फॉर द पॉइंट Q। तो Q के क्या कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 0 एंड 3, मतलब OQ की क्या वैल्यू है 3। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके लिए y 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। तो हमें P की वैल्यू P के लिए x कोऑर्डिनेट मिल गया 5 और Q के लिए हमें y की वैल्यू मिल गई 3। नाउ OP इज इक्वल टू 5 एंड OQ इज इक्वल टू 3। अब ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज विच इज PQ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें OP की वैल्यू भी पता है 5 स्क्वायर प्लस OQ इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर। तो PQ की क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 34। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ PQ विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट्स चेक फॉर द ऑप्शंस।
Option number C is the correct option. The next question is ABCD is a square with BA is equal to BQ. यहाँ पे जो लाइन है BQ वो BA के इक्वल है and QPC and BPD. This BPD and QPC are the straight lines and angle BPQ is equal to 21 degree. This is given to us that angle BPQ is 21 degree. Find angle BAQ. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है BAQ. Let us suppose this as X. तो इसको हम x ले लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है BAQ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर. हमें दिया है कि ये एक स्क्वायर है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं और हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. स्क्वायर में सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री. अब अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी डी को दोबारा से ड्रॉ कर ले. ए बी डी ये हमें गिवन है दैट बीपीडी इज अ स्ट्रेट लाइन मींस बीडी इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. सो नाउ दीज टू साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल तो 90 डिग्री है. दिस कंप्लीट एंगल ए ये 90 डिग्री है. तो ये बाकी के ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये बाकी के दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. ये एंगल तो 90 है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. मतलब अब ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं 180 डिग्री. तो ये दोनों कितने आ गए? 45 45. दिस इज क्लियर. अगर हम ये बिगर ट्राइंगल ले ए बी डी. ए बी डी में एंगल ए तो 90 है क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ये बाकी के दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो दोनों एंगल्स की वैल्यू आएगी 45 45. मीन्स दिस एंगल ए पी बी और ए पी डी ये एंगल पूरा एंगल कितना है? 45. अब इसमें से ये हमें गिवन है 21 तो ये कितना बचेगा? अगर ये पूरा एंगल 45 है और ये 21 है तो ये कितना बचेगा? ऑब्वियसली 24 डिग्री. 45 माइनस ये पूरा आ गया 45 और इसमें से इतना एंगल गिवन है QBP ये एंगल गिवन है 21. सो ये कितना आ जाएगा? 24 डिग्री. हमें फाइंड आउट क्या करना है? दिस एंगल BAQ. अब नाउ टेक दिस स्मॉलर ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABQ. सो वी विल टेक दिस ट्राइंगल ABQ. अब इस ट्राइंगल में ये गिवन है दैट AB इज इक्वल टू BQ. ये दोनों साइड इक्वल है और हमें ये तीसरा एंगल पता है. अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दोनों एंगल्स सेम होंगे. अगर ये x है तो ये भी x ही होगा. ट्राइंगल लेंगे हम ABQ जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की. ABQ इज इक्वल टू 24 डिग्री. तो अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? x प्लस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 180 डिग्री के इक्वल होगा. राइट. नाउ दिस इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 24. सो ये होगा 2x इज इक्वल टू हम 24 को उस साइड ले जाएंगे. नाउ सबट्रैक्ट दीज टू. 2x की क्या वैल्यू आएगी? 180 माइनस 24 है 156. ये 156 के इक्वल आएगा. सो x की क्या वैल्यू आएगी? 156 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 78. सो क्या आएगी x की वैल्यू? यही हमें फाइंड आउट करनी थी. हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ BAQ. BAQ यही एंगल है x तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 78 डिग्री. मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन. The last question of mathematical reasoning is select the incorrect option. So we have given the 4 options और इन सबको हमें रीड करके फाइंड आउट करना होगा that which one is incorrect. So first is in triangle ABC if AB is equal to BC. एक ट्राइंगल है जिसमें AB is equal to BC means this is an isosceles triangle and LMNN are the midpoints of AB, BC and AC respectively. So LMN तीनों sides के दिए हुए हैं midpoints. Then LN is equal to MN. तो क्या LN की वैल्यू MN के इक्वल होगी? So according to midpoint theorem LN किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BC.
So whenever two midpoints of any two sides of triangle are joined, then the line joining these two midpoints is parallel to the third side and is equal to half to the third side. ये midpoint theorem होती है, तो ln की वैल्यू होगी half of BC and similarly mn की क्या वैल्यू होगी half of AB. So mn की वैल्यू होगी half of AB. But BC is equal to AB. This is given to us that AB is equal to BC. तो इन दोनों का हाफ भी इक्वल ही होंगे, तो ऑब्वियसली ln is equal to mn. ln mn के इक्वल होगी. So this statement is correct. Next is, in two right angles, hypotenuse and one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle. Then the two triangles are congruent. This statement is obviously correct. तो अगर दो ट्राइंगल्स में इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो उसमें एक तो राइट एंगल ही हो गया 90-90, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल गिवन है और एक साइड भी इक्वल गिवन है टू द अनदर साइड, तो ऑब्वियसली ये तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन थर्ड इज, इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, तो वी हैव वन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? सी दिस इज ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है. सो AB इज इक्वल टू AC. दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. If base is produced on the both sides, then the exterior angles so formed are equal to each other. तो इसके बेस को प्रोड्यूस किया गया on the both sides. So these exterior angles are they equal to one another. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. दीज इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अब लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. सो ये तो 1 इज इक्वल टू 2. अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री माइनस 1, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है. और ये किसके होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 2. सो अब जब 1 एंड 2 इक्वल है तो जो 180 माइनस 1, 180 माइनस 2 ये दोनों भी इक्वल ही आएंगे. तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर ऑल्सो इक्वल. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हमें क्या फाइंड आउट करना था? इनकरेक्ट ऑप्शन. इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. So we have solved the complete section mathematical reasoning. Tell me आपके कितने questions correct हैं. Next class में हम next section solve करेंगे everyday mathematics. So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.